go ahead with the topic. So, topic for the day would be chapter number 12, which is areas related to circle. ठीक है, चैप्टर के नाम से ही सारा कुछ यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, उन सारे के सारे क्वेश्चंस में क्या होने वाला है, सर्कल्स आएंगे और सर्कल्स में से कुछ चीजों का आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो द नेम इटसेल्फ इज sufficient to tell you what kind of problems you are going to have in this topic. Okay, so अब सर्कल है तो दो तीन छोटी मोटी चीजें होती हैं जो आई बिलीव सबको पता होती है. सबसे पहली बात जैसे ये आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है, अब इस सर्कल में क्या होता है, बीच में एक सेंटर रहेगा और सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट तक को ज्वाइन करोगे आप तो आपको एक रेडियस मिलेगा. राइट? शिक्षक, कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास? A sphere of maximum volume. Yes, sir. Yes, sir. Volume is cut from a solid hemisphere of radius 6. अब बस मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना वो हो जाएगा 3. आप 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब कर लेना तो कितना हो जाएगा 9 4 36. 36 पाई आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वैसे. ठीक है, बाकी मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे आया. Okay, sir. हाँ, सो सर्कल क्या होता है पता है, हमने सर्कल्स चैप्टर में कर रखा है. रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, ये होता है मेरा रेडियस, जिसको हम लोग जनरली, अब रेडियस को हम लोग कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. इसके अलावा पेरीमीटर, कोई बता सकता है यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है? सर्कमफरेंस टू पाई आर. एग्जैक्टली, सर्कमफ्रेंस. यहाँ पे पेरीमीटर वर्ड जब यूज करते हैं, पेरीमीटर इसलिए वर्ड हमें जाना पहचाना लगता है बिकॉज लोअर क्लासेस में बहुत सारे जगहों पे मेंसुरेशन में हमने पेरीमीटर देखा होगा. पेरीमीटर अगर एकदम रॉ लैंग्वेज में बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री. ओके, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री. जैसे कि आपके हाथ में अभी मान लो फोन पड़ा हुआ है तो फोन की बाउंड्री आपको दिख रही है ना, क्यूबॉइड के शेप में है, तो आपको फिलहाल जिस स्क्रीन में देख रहे हो रेक्टेंगल के शेप में है. राइट? जिस कॉपी में लिख रहे हो उसका शेप एकदम वेल डिफाइंड है, तो आप उसकी बाउंड्री को बहुत इजीली पहचान सकते हो. और जैसे हम लोग फोन वगैरह भी खरीदते हैं तो बोलते हैं ना कि बाउंड्री बड़ा है, फोन बड़ा है, छोटा है, तो वो कहीं ना कहीं पेरीमीटर से रिलेटेड भी बात आ जाती है. ठीक है, तो इन केस ऑफ अ सर्कल द पेरीमीटर और द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. ठीक है, 2 पाई आर. अगर मैं डायग्राम से शो करने की बात करूं तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, रेड कलर से जो दिख रहा है यही हमारा पेरीमीटर हो गया. ठीक है, जो रेड कलर से हमको दिख रहा है जो बना हुआ, मान लो कि आपने कुछ सॉल्व किया और पेरीमीटर आया 10 मीटर. पेरीमीटर आया 10 मीटर. इसका मतलब क्या होगा जानते हो? मान लीजिए कि आपने यहां से शुरुआत किया था, मान लीजिए आपने यहां से शुरुआत किया था और आप एक रोटेशन कंप्लीट कर रहे हो, एक चक्कर आपने कंप्लीट किया, तो आप वहां से स्टार्ट करते हुए जब एक चक्कर सर्कल का कंप्लीट करोगे और वापस से इनिशियल पॉइंट पे आओगे तो जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया होगा ना यहाँ पे, दैट टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स. ओके, एक चक्कर जब कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब कह सकते हैं हम कि हमने यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर हो गया. सिमिलरली बात करते हैं एरिया का, एरिया ऑफ अ सर्कल. तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो सर्कल जब हमने ड्रॉ किया तो सर्कल ड्रॉ करने के कारण उसके पेरीमीटर ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ना, दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज द एरिया. तो आई बिलीव अगर मैं इसको बस ऐसे, जैसे सर्कल है, इस सर्कल का पेरीमीटर रेड कलर से शो किया गया है
और अभी इसी के अंदर अगर आप कलर करोगे, इसी के अंदर ऐसे कलर कर दिया मान लो, तो ये जितना मतलब जहां तक कलर होगा, दिस टोटल एरिया इज एक्चुअली आवर, और दिस टोटल स्पेस विल बी कॉल्ड एज द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये वाली चीज को बोला जाएगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल का मतलब यहाँ पे आप, आई बिलीव आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो स्पेस हो गया ना ऑक्यूपाई किया सर्कल ने, दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज द एरिया ऑफ सर्कल, राइट। तो आई बिलीव छोटा मोटा चीज है जो सबको पता रहता है। अब एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पे फॉर्मूला, ज्यादा कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। एरिया ऑफ सर्कल इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो छोटी सी चीज अभी तक देखी हमने कि सर्कल जो आपको पता है ऑलरेडी, सर्कल का रेडियस जनरली हम लोग कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर विल बी द सर्कमफरेंस एंड सर्कमफरेंस इन इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, जो रेड कलर से डिनोट किया गया है। और एरिया ऑफ सर्कल इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सर्कल। जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो पेज, जितना भी पेज कवर हो चुका है सर्कल ड्रॉ करने के कारण, दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज द एरिया ऑफ सर्कल, एंड उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज के ऊपर एक छोटा सा क्विज। आइए जी, पोल कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सब कोई पोल में पार्टिसिपेट करें और दिमाग लगा के करें। पहला क्वेश्चन के लिए पोल शुरू कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा। एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r इज गिवन बाय व्हाट? ऑप्शन ए पाई आर, ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 पाई आर एंड ऑप्शन डी 2 पाई आर स्क्वायर। 20 सेकंड निकल चुके हैं, क्या ये क्वेश्चन 20 सेकंड का भी है? अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं, एक अभी भी स्टूडेंट है जिसने पोल मार्क नहीं किया है। 35 सेकंड निकल चुके हैं गाइस, कौन स्टूडेंट है वो? डन, चलो, तो 40 सेकंड पे किसी स्टूडेंट ने इसको मार्क किया है, प्लीज थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। इसमें कोई शो करने वाली चीज है नहीं, वैसे सबके सबने ऑप्शन भी मार्क किया है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होता जिसने ऑप्शन बी के अलावा कुछ और मार्क किया होता तो हम सारे लोग मिलकर उसकी पिटाई करते। ठीक है, ओके, पोल को रिलॉन्च कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पोल को रिलॉन्च कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। If the radius of a circle is doubled, its area becomes what? थोड़ा सा दिमाग लगाओ गाइस, किए हुए है इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं आपने? ओके, तो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ पोल को, क्योंकि 1 मिनट का टाइम हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट हम थोड़ा बाद में देखेंगे, मतलब सॉल्यूशन में बाद में डिस्कस कर लूंगा। अभी आप रिजल्ट चेक करो। यहाँ पे टोटल 12 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, उन 12 में से 8 लोगों का कहना है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पोल रिलॉन्च कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा सोचो फिर आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट के अंदर ही मैंने इसको एंड करना है।
40 सेकंड हो चुके हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स अभी तक मार्क किया। हरी अप। एक मिनट हो गया है तो मुझे यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। 1 मिनट 13 सेकंड पे मैंने एंड किया है। रिजल्ट्स चेक कीजिए। 4 और 5, 9 बच्चों ने मार्क किया है क्वेश्चन को। 9 में से 5 लोगों का कहना है ऑप्शन बी। ठीक है, तो अभी पहले ये 2 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं यहीं पे स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड। तो गाइस इसको ऐसे ट्रीट करो कि मान लेते हैं हमारा ओरिजिनल रेडियस था r। तो ओरिजिनल रेडियस जब r था तो हमारा ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेडियस को डबल कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन समझना ये है कि हमको यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग बात करनी पड़ेगी, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग बात करनी होगी। जैसे मान लो कि गर्ल्स ने अभी हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, तो वो सर्कल जो है वो सर्कल है लेट्स से 2.5 सेंटीमीटर के रेडियस का। तो अब अगर उसको 2.5 सेंटीमीटर के जगह 5 सेंटीमीटर का कर दिया गया तो एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, इसी के ऊपर बात है ना। तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे कि ओरिजिनल रेडियस था r और उसी के अकॉर्डिंग में ओरिजिनल एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब ये r क्या बन गया, ये r बन गया 2r, डबल हो गया ना। तो जब ये 2r डबल हो गया तो जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे ना, एरिया कैलकुलेशन में अब ये क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर लगता है ना रेडियस के ऊपर, तो अब वो 2r के ऊपर लगेगा। जो रेडियस के ऊपर स्क्वायर होता था तो 2r के ऊपर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, और 2r का स्क्वायर जो हुआ तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो 4 हमने बाहर ले आया और अंदर हमारे पास आया पाई आर स्क्वायर, अंदर आया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो ओरिजिनल वाला जो आपको एरिया दिख रहा है अभी फिलहाल, उस ओरिजिनल वाले एरिया का ये कितना टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी बताइए वरना हम अगले नो क्वेश्चन। सर। नो सर। ओके, राघवेंद्र, श्रेया, आयशा, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ओके राघवेंद्र, आयशा, ओके ठीक है, सबके रिस्पॉन्स आ गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बात कर रहे हैं if the diameter of a semi circular protector। तो प्रोटेक्टर का शेप आप सबको पता है, एक लाइन होगी सबसे पहले, ठीक है, और फिर उधर आधा सर्कल होता है। ठीक है, ये अपना प्रोटेक्टर का शेप हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रोटेक्टर का जो डायामीटर है वो है 14। तो यहाँ पे डायामीटर मतलब क्या हो जाएगा, यहां से लेकर सर्कल का सेंटर यहां कहीं पे लाई करेगा, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, पेरीमीटर पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। तो बाउंड्री में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, बाउंड्री में मेरे को आधा सर्कल दिख रहा है और बाउंड्री में मेरे को ये लाइन, स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है ना, वो भी दिख रहा है। तो इधर अगर हम बात करें पेरीमीटर का ना, तो पेरीमीटर का टोटल जब कैलकुलेशन करोगे आप, तो एक क्या दिख रहा है हमको, आधा सर्कल दिख रहा है। तो पूरा सर्कल का
लेंथ होता है 2 पाई आर, पूरा सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, तो आधा सर्कल का लेंथ हो जाएगा हाफ इंटू 2 पाई आर प्लस, अभी जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ना, ये स्ट्रेट लाइन कौन सा लाइन है? डायमीटर वाला लाइन है, और डायमीटर वाला लाइन है तो इसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 14। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि आप सबको, जो मैंने अभी पेरीमीटर कैलकुलेट किया है इस सेमी सर्कल के लिए? यस सर। हाफ इंटू, मतलब आधा सर्कल दिख रहा है तो हाफ इंटू पूरा सर्कल का लेंथ प्लस 14, और ये 14 कहां से किया मैंने? 14 किया मैंने इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब क्या क्या चीजें कैंसिल होते हुए दिख रही हैं आपको इसमें? ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और पाई का वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, तो 22/7 किया इनटू आर, आर का वैल्यू भी 7 है, प्लस 14। तो अब ये 7 ऊपर नीचे से कैंसिल होते हुए दिख ही रहा होगा, ये 7 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे? 22। तो यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा 14, तो 22 + 14 हो गया आपका 36। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर था 36। तो मैक्सिमम आई थिंक 8 में से 5 लोगों ने ऑप्शन बी ही मार्क किया था यहाँ पे, तो वेल एंड गुड। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस के डिस्कशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 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 अरे, ये तो कुछ लोगों की नजर पड़ गई होगी आंसर की के ऊपर। ये होता है जब सस्ता लैपटॉप चलाते हैं ना। ओके, तो नेक्स्ट पोल गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रीलॉन्च कर रहे हैं, ट्राई कीजिए। पोल शुरू हो चुका है। दो लोगों ने पोल शुरू करने के साथ ही मार्क कर दिया, मतलब कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन कर रहा था तब तक उन्होंने 4 का स्टार्टिंग लाइन देखकर ही सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, तो वेरी गुड। सो 10 बच्चों ने मार्क कर दिया है, 50 सेकंड हो गए, 1 मिनट होते ही मैंने पोल एंड करना है। हरी अप, 3 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, 2 सेकंड बचा हुआ है और ये डन। तो देखिए रिजल्ट, टोटल 9 3 12 1 13 स्टूडेंट ने मार्क किया है, 14 स्टूडेंट अभी यहाँ पे फिलहाल प्रेजेंट है। तो 13 में से 9 लोगों का कहना है ऑप्शन ए, 3 का कहना है ऑप्शन बी, और जो इकलौता कोई है सर्वाइवर उसका तो आंसर डेफिनेटली गलत होना ही है। इतने लोग गलत नहीं हो सकते क्या? सो लेट्स हैव द डिस्कशन नाउ। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स with radii r1 and r2 is equal to the circumference of circle of radii r, radius r, तो कहने के लिए c1 plus c2, c1 हमारा पहला सर्कल का सर्कमफ्रेंस, c2 हमारा दूसरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसका रेडियस r2 है, इज इक्वल टू c। ठीक है, अब c1 हमारा क्या हो जाएगा? पाई r1, ये हो जाएगा आपका पाई r2, और यहां हो जाएगा आपका पाई r। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो कि हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा r1 प्लस r2 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि पाई इंटू r है। ठीक है, तो यहां से पाई पाई कटेगा और हमारे पास r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r बचा। राइट, तो पूरा का पूरा दिमाग कि अगर किसी का लगा होगा तो वो यहां लगा होगा। राइट, ये हो गया आपका ऑप्शन है आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहे हैं, बचपन की ताजा यादें ताजा हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, जल्दी से पोल, 15 सेकंड के अंदर मैं पोल एंड करूंगा इसका, 15 सेकंड।
एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट द सेंटर इज 15 सेकेंड, और 10 सेकेंड हो चुके हैं, 12 सेकेंड हो गए, और चलो मैं 10 सेकेंड और एक्स्ट्रा देता हूं, 20 सेकेंड हो गए हैं, 25 पे एंड करूंगा। 10 स्टूडेंट ने मार्क किया है, हरी अप यार। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करता है? अरे एंड कर रहा हूं। पिछले 10 सेकेंड में 4 बच्चों ने कुछ नहीं किया, जो ये 10 के 10 वोट आए ना, एक बार रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं, जो ये 10 के 10 वोट आए हैं, ये सब के सब मेरे को 20 सेकेंड के अंदर ही आ गए थे। 10 सेकेंड में उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, 4 स्टूडेंट ने। ओके, तो रिजल्ट आपके सामने है। चलो, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट द सेंटर, ठीक है। तो गाइस ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या होता है ना कि मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया हमारा सर्कल, और एक 90 डिग्री का सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कैसे होता होगा? इस तरीके से, ठीक है। ये 90 डिग्री का सिनेरियो हो गया। अब डायमीटर बनाते हैं इसी में हम लोग। तो डायमीटर क्या होगा? ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब यहां हमारा सेंटर है, इसको ध्यान में रखते हुए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। क्लियर? ये जब सबटेंड की बात होती है ना कहीं तो हम देखते हैं, जैसे कॉर्ड हो गया। देखो, हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के माइंड में कुछ डाउट वगैरह आ रहा हो। क्या होता है कि कोई कॉर्ड एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेंटर बनाया हुआ है। तो जब एंगल सबटेंड की बात होती है तो ध्यान से देखो, एक्चुअली में क्या किया है हमने, हमने एंड पॉइंट से लेकर सेंटर पे देखा कितना एंगल बना है, एंड पॉइंट से लेकर देखा कितना एंगल बना है, ठीक है। तो बात कहां पे हो रही थी? बात हो रही थी कि ये दोनों जहां पे सेंटर को मीट कर रहे थे, दोनों लाइंस सेंटर को जहां मीट कर रहे थे उनके बीच का गैप देखा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है? 180 डिग्री। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गई छोटी मोटी चीजें। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एनसीईआरटी वाले पार्ट पे। तो जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे इसका, तो ध्यान से देखोगे ना, तो पहले एक्सरसाइज में उन्होंने क्या बात किया भाई साहब? पहला एक्सरसाइज में यहाँ पे 12.1 इंट्रोडक्शन है, 12.2 क्या लिखा है उन्होंने? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपना 2 पाई आर होता है, एंड एरिया ऑफ सर्कल अपना पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दो चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसी के बेसिस पे उन्होंने फिर हमारे सामने क्वेश्चंस दे दिए। तो अभी आपको जो 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ या तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विच इज 2 पाई आर ये यूज हो रहा है, या फिर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम उसमें अपना टाइम ज्यादा नहीं खर्च करने वाले हैं। मैं आपको अभी दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कर चुके ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 ना, अभी जो क्विज करवाया था उसमें वैल्यू अलग था, सेम क्वेश्चन था,
तो अभी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप करें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 2 और 4 कीजिए। चलो पहले 2 कर लो क्योंकि वो स्क्रीन पे शो नहीं हो पाएगा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करो सबको। क्विज में क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी के जैसा है। क्विज में आपको देखा था ना C1 + C2 = C, उसी तरीके का यहाँ पे यूज हो रहा है। आई थिंक इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, 2 है या 3 है। एक बार मैं चेक कर लूंगा कुछ अगर रिमूव हुआ है कि नहीं, अभी तो याद नहीं आ रहा। ओके, सो अज्ञा ने आंसर निकाल लिया है, श्रेय ने भी आंसर निकाल लिया है। अज्ञा, कल के दिन में वैसे ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है मैथ्स में, बस सर्कल के जो डाउट्स वगैरह थे ना स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चंस किए थे, कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, वेरी गुड शिक्षा, वेरी गुड अंशु, अंश, आशीष। खुद से खुद का नाम लेना थोड़ा अजीब लगता है। कोमल, जल्दी आंसर कीजिए। राघवेंद्र का भी आंसर आ चुका है। अरे श्री, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। आयुषी का भी आंसर आ चुका है। श्रेया राज, प्रियंका, कोमल, आयशा, आशीष एंड अंश। अंश का रिस्पॉन्स आ चुका है। बाकी 5 लोग जल्दी रिस्पॉन्ड करो। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ओके, सो श्रेय कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है, वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, विश्वास क्वेश्चन नंबर 4 करना था इसके साथ। चलिए, तो मैं पहले फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेता हूँ। आई थिंक आपको अच्छा खासा टाइम मिल चुका है इसके लिए, राइट? तो क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. Find the radius of the circle having area equal to
द सम ऑफ द टू एरियाज। मतलब एक तरीके से थोड़ा सा कलाकारी किया जाए, 3 सर्कल की बात हो रही है, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल एंड तीसरा सर्कल, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि एक यहां से सेंटर से लाइन ड्रॉ किए हैं, इधर लाइन ड्रॉ किए हैं और इधर लाइन ड्रॉ किए। इस सर्कल का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, बाकी दोनों का रेडियस दिया हुआ है, एक का 6 सेंटीमीटर है और एक का 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस सर्कल का जो एरिया है, बड़े वाले सर्कल का एरिया, ये बाकी दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया को हम फिलहाल ए मान लेते हैं, अगले वाले के एरिया को A1 मान लेते हैं और उसके अगले वाले के एरिया को मान लेते हैं A2, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इक्वेशन लिखोगे ना तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 6 स्क्वायर प्लस पाई 8 स्क्वायर, यही लिखोगे गाइस। और अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो एक साइड में बचेगा आर स्क्वायर और दूसरे साइड में बचेगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 100। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाना चाहते तो विल हैव टू सेंड स्क्वायर रूट ऑन द अदर साइड एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल बी इक्वल टू 10, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया कितना, 10। सिंपल था। अगर किसी स्टूडेंट से नहीं समझ में आए तो बता सकता है। हाँ निखिल 4 बोला था, 2 के बाद 4 बोला था वैसे। श्रेय देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं अभी। आप ऐसे देखो कि सबसे अंदर वाला जो है ना सर्कल, गोल्ड वाला, तो गोल्ड वाले का डायमीटर है 21, तो गोल्ड वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ गोल्ड ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 मीटर वाइड। अब ये 10.5 मीटर वाइड का मतलब समझ रहे हो, गोल्ड का सर्कल से रेडियस रेड वाला जो सर्कल होगा उनके बीच में जो गैप है ना, दैट गैप इज 10.5, ओके। अगर मैं थोड़ा सा ड्राइंग के हेल्प से समझाऊं इसको, तो मान लीजिए ये अंदर एक सर्कल है और इसके बाहर में एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, ओवल बन गया ये, तो अंडा। तो ये वाला चीज है 10 और ये जो इनके बीच में गैप है ना, हमेशा यूनिफॉर्म गैप है और वो गैप दिया हुआ है अगेन 10.5 का। तो अगला जो रेड कलर वाला जो सर्कल है ना, उस रेड कलर वाले सर्कल का अगर हम बात करें रेडियस का तो हो जाएगा 10.5, जो उससे पहले अंदर सर्कल है, प्लस विथ, तो 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगा 21। अब रेड के आगे कौन सा है, ब्लू है, तो ब्लू वाले सर्कल का अगर हम रेडियस देखेंगे ना, तो रेड वाले सर्कल का रेडियस जितना भी था उसमें हम फिर ये विड्थ को वापस से ऐड कर देंगे, तो वी विल हैव 21 प्लस 10.5, वी विल हैव 21 प्लस 10.5, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड फर्दर टू सॉल्व द क्वेश्चन। इज दिस क्लियर श्रेय, और डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? सर जो ब्लू वाला बताया ना वो एक बार बता दीजिए कैसे किए हैं। देखो ब्लू वाला सर्कल के अंदर कौन है, रेड है ना, तो आप सबसे पहले रेड वाले सर्कल तक का तो आपको रेडियस पता है कि रेड वाले सर्कल तक का रेडियस है 21, और फिर रेड से ब्लू के बीच में जो थिकनेस है वो थिकनेस है 10.5 का, तो उसके हिसाब से ब्लू वाले सर्कल का जो टोटल रेडियस हो जाएगा वो टोटल रेडियस हो जाएगा 21 प्लस 10.5। यस सर समझ गया। समझ गए, ठीक है, ग्रेट। ओके सो आई कैन सी कि बहुत लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, अगले पेज में जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4,
Now the question says that the wheels of a car are of diameter 18 centimeter each. एक गाड़ी के जो व्हील्स है, राइट, व्हील्स का जो शेप रहता है वो सर्कल के शेप में रहता है ना, मतलब अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो। अब उस सर्कल वाले शेप का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर्स का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो गाइस सबसे पहले बात, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब हुआ एक कंप्लीट चक्कर, ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन लिखा है ना वहां पे फिलहाल। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वन, इनफैक्ट मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है 80, कितना रेवोल्यूशंस करेगा 10 मिनट में, अगर कार ट्रेवल कर रहा है 66 किलोमीटर पर आवर पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्या चीजें दी हुई थी? डायमीटर दिया हुआ था 80 सेंटीमीटर्स, टाइम दिया हुआ था 10 मिनट्स एंड स्पीड दिया हुआ था 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, सो अंश ने भी सॉल्व किया। फिलहाल अंश का जो आंसर है, प्रियंका का आंसर, शिक्षा का आंसर ये सेम है एंड आशीष का आंसर भी यही है, आशीष और श्रेय। तो गाइस आप सबके आंसर 4375 आए, अभी देख लेते हैं वो वही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी सबको यहाँ ध्यान दो। तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा यार, जैसे कि अगर एक सर्कल लेते हैं, अब इस सर्कल में मान लो कि यहां से शुरुआत की आपने भागने की, ठीक है, या व्हील का रेवोल्यूशन का ही बात करें तो यहां से व्हील ने शुरुआत की, इस डायरेक्शन में व्हील मूव कर रहा था। तो जब ऐसे घूमकर, ठीक है, मतलब कहने के लिए इस तरीके से घूमकर जब व्हील वापस से इस पॉइंट पे आएगा ना, ठीक है, यहां से शुरू करके जब व्हील वापस से इस पॉइंट पे आएगा तब जाकर आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि अगर आपका कार 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है तो 10 मिनट में उसने कितना चक्कर कंप्लीट किया होगा, ठीक है, 10 मिनट में उसने कितना चक्कर कंप्लीट किया होगा। तो अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो हमको बस देखनी है। पहला कि पहली चीज जो हमको देखनी है कि भाई एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आशीष? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर? पाई आर स्क्वायर है 2 पाई, सॉरी सर 2 पाई आर। आंसर सही निकाल के दिए हो, ठीक है, ऐसा सर मिस्टेक चलेगा। सर सही बनाया, गलती से बोल दिया सर। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की वैल्यू रखते 40, ठीक है। तो अभी हम फ्रैक्शन में ही छोड़ेंगे। 22 into 2 is 44, 44 into 4 will be 176, तो 1760 upon 7 सेंटीमीटर, मतलब एक चक्कर में इतना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, let the number of revolutions
completed in 10 minutes, मान लेते हैं कि 10 मिनट में जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किया है ना, उसको हमने n मान लिया, उसको हमने n मान लिया। तो देयरफॉर स्पीड तो होता है भाई साहब अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये था 66 किलोमीटर पर आवर में। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले तो मीटर में ले जाना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और नीचे जो आवर दिया हुआ है उस आवर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा डिस्टेंस में सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे, और टाइम में मेरे को क्वेश्चन में मिनट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने स्पीड को सेंटीमीटर पर मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। जरूरी नहीं है बाकियों को, मान लो आप टाइम को 10 मिनट को 1 आवर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते थे। डिस्टेंस से सेंटीमीटर को भी मीटर किलोमीटर में ले जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ फिलहाल कैंसिलेशंस क्या दिख रही हैं कि 1 0 यहाँ पे कटेगा और 1 6 और इसको बनाएगा 11। ठीक है, तो फाइनली स्पीड कितना आ गया? 11 इंटू 1000 इंटू 10। अच्छा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो एक रेवोल्यूशन में मारता है वो 1760/7 सेंटीमीटर, और हमने ये मानकर चला है कि 10 मिनट में उसने n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक में जितना कवर किया इंटू n, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एक रेवोल्यूशन में जितना भी कवर किया इंटू n, इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो इसीलिए 1760/7 इंटू n डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम तो हमारा 10 मिनट का है। ठीक है, तो एक बार देखो क्या ये चीज समझ में आया, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन खत्म है। अब बस एक स्टेप होगा सिंप्लीफिकेशन का। तो देखिए मैंने क्या किया, स्पीड को मैंने सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर पे कैसे ले आया? किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाना था, तो पहले किलोमीटर को मैं मीटर में लाया 1000 से मल्टीप्लाई करके, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में लाया 100 से मल्टीप्लाई करके। डिनोमिनेटर में आवर था, 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना था तो 60 मिनट्स लिख दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हमने n माना है कि 10 मिनट में मान लेते हैं फिलहाल उसने n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा 2πr का, वो वैल्यू निकाल ली 1760/7। अब स्पीड हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में हमने लिया कि एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर करता है इनटू द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सो ये आपका फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आता है, और इसी इक्वेशन को अब हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो जैसे कि ये 1 0 इधर कट रहा है, उसके बाद 11 यहाँ देखो इधर कट रहा है, 11 1 11 66, 11 6 66। ठीक है, उसके बाद 4 से कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे ये इधर 4 आया, इधर 250 आया, यहाँ फिर से एक बार और 2 आया, यहाँ पे 125 बना, ये एक और 2 काटेगा तो यहाँ पे 5 बनेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ पे बना 5 इंटू 125 इंटू 7 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब 125 इंटू 25 ये होता है आपका 625, 625 इंटू 7। अब 625 इंटू 7 करना है तो 600 इंटू 7 कर लेते हैं, 600 इंटू 7 ये हो जाता है आपका 4200। फिर बचा 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 को भी ब्रेक कर लो अगर जरूरत पड़ेगा तो, 20 इंटू 7 हो गया आपका 140, और बचा 5,
तो 5 × 7 हो गया आपका 35। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आ रहा है 4375। ठीक है, बताओ क्लियर है या कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, आफ्टर द क्लास ये फाइल शेयर कर दूंगा वैसे, ठीक है। सो इस तरीके से जो 12.1 के बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे ना वो आपका होमवर्क हो जाएगा। इसके कितने 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 2 कर लिए, 5th वाला ऐसे भी टिक मार्क करना है, तो बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो जाएंगे। अभी भी हमारे पास लगभग 20-25 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 600 कैसे आया? 600 कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा आयुषी, ये मैंने क्या किया कि हमको ये मल्टीप्लिकेशन करना था ना, अब इस मल्टीप्लिकेशन को मैं ब्रेक कर दिया। 625 है ना, तो 625 को 600 + 20 + 5 में ब्रेक कर दिया, और 600 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को 7 से। सर 625 रख के नहीं सॉल्व कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हो, ये तो मैंने बस कैलकुलेशन आसान करवाया और कुछ नहीं। ठीक है, शिक्षा याद है, डोंट वरी, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस याद रखना, यहीं पे लिख रहा हूं ताकि कोई देखेगा तो भूले ना। रिमेनिंग questions of exercise 12.1 is homework. ठीक है, next is area of sector and segment. तो जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पिछले सर्कल्स चैप्टर में ही बता दिया था, स्टिल एक बार वापस से डिस्कस कर रहा हूं, यहीं पे दिखा देता हूं। ये देखिए हमारा सर्कल है, इस सर्कल के साथ ये पार्ट देख रहे हैं ना ब्लू कलर से जो शेड किया गया है, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, और सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर इज द एरिया बिटवीन, हाँ ये रहा। सो ये देखो यहाँ पे आपने बुक में मार्क कर लो अगर चाहिए तो, the portion or part of the circular region enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called a sector. तो 2 रेडियाई, दोनों रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क है उनके बीच में जो एरिया है उसी एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि आर्क 2 किस्म के होते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क, तो उसी के करस्पॉन्डिंग में सेक्टर भी 2 किस्म के होते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ठीक है, और फिर उसी के नीचे है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता था वो भी आपके बुक में लिखा हुआ है, यहां से मार्क कर सकते हो आप, यहां से लेके यहां तक क्या लिखा हुआ है? द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे कहते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, उसे कहते हैं हम सेगमेंट। और फिर से क्योंकि आर्क वर्ड आ जाता है तो आर्क 2 किस्म के होते हैं, इसलिए सेगमेंट और सेक्टर भी 2-2 किस्म के होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको उन्होंने सेगमेंट के बारे में भी बता दिया है। ये आपका मेजर सेगमेंट है, कॉर्ड तो देखो एक ही है, लेकिन जैसे ही आपने कॉर्ड को ड्रॉ किया तो सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, छोटा वाला भाग आपका माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला भाग आपका मेजर सेगमेंट। फिर यहाँ पे एक छोटी सी रिमार्क्स लिखी हुई है कि जब भी मैं सेगमेंट वर्ड यूज करूंगा या फिर सेक्टर वर्ड यूज करूंगा तो हम मीन करते हैं माइनर सेगमेंट एंड माइनर सेक्टर। ठीक है, मतलब जनरली अगर आपको कहीं पे कोई कह रहा है कि ये सेक्टर का एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये सेक्टर का एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अपन कि हम सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइज एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो पूरा सर्कल का एरिया हो गया, और क्योंकि सेक्टर सर्कल का एक हिस्सा होता है तो इस वही हिस्सा को निकालने के लिए ना थीटा बाई 360 से हम करते हैं उसको मल्टीप्लाई। थीटा बाई 360 से करते हैं उसको मल्टीप्लाई। अब ये थीटा क्या है, तो इसको कह सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। सेक्टर कैसे बनता है, आर्क और रेडियस से बनता है ना, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो आर्क जो भी एंगल बना रहा होगा ना सेंटर पे, उसी एंगल को यहाँ पे थीटा, वही थीटा यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, सो मान लीजिए इस तरीके से ये अगर हमारा आर है और बीच में यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो सेक्टर से, और अगर हमको इस चीज का एरिया निकालना है, ठीक है, माइनर सेक्टर, तो हियर माइनर सेक्टर एरिया will be equal to theta by 360 into pi r square। ये अपना माइनर सेक्टर का एरिया हो जाएगा गाइस। ठीक है, फिर बात करते हैं मेजर सेक्टर के एरिया को लेके। मेजर सेक्टर का एरिया का बात करें ना, वो हो जाएगा, अगर देखो मेजर सेक्टर में क्या आएगा एंगल, ध्यान से देखना ये चीज, अगर यहाँ थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, एनीवन चैट में बताओ। ठीक से देखो गाइस, अगर ये थीटा है तो बचा हुआ सर एंगल कितना हो जाएगा, निखिल ने बताया अभी तक बस। प्रियंका, शाह, आयुषी, अंश, आयशा, श्रेया, बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा। गलत है आयुषी, आशीष सही लिखे हो, अंशु सही लिखे हो। थ्री 360 माइनस थीटा हो जाएगा ना, तो माइनर सेक्टर में हम एंगल यूज करेंगे थीटा इस डायग्राम के लिए। इस डायग्राम के लिए माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसी डायग्राम के लिए मेजर सेक्टर हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अल्टीमेटली देखो दोनों ही जगह पे यही फॉर्मूला लगाए हैं, दोनों ही जगह पे यही फॉर्मूला लगाए हैं। माइनर सेक्टर में एंगल जो है वो थीटा है, और मेजर सेक्टर में जो एंगल है वो 360 माइनस थीटा है। तो दोनों का जो फॉर्मूला अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। एक जगह पे थीटा लिखा हुआ है तो दूसरे जगह पे 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है, बस इतनी चीज है। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है, तो अल्टीमेटली जो बॉक्स बना के जो फॉर्मूला लिखा है ना, वही फॉर्मूला आपको याद करना है, इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी एरिया ऑफ सेक्टर में। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट कैसे बनता है वो अपन जस्ट देखे थे। एक सर्कल में अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल में अगर हम इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं तो सेंटर से मतलब कहने के लिए मान लो कि हमको ये एरिया कैलकुलेट करना है, नीचे वाला एरिया, ठीक है, हमको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट। अब इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने का जो लॉजिक होता है ना, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं आता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी समझाता हूं ये, मतलब कि ये ध्यान में रखो सबको ही वैसे कि जब बात होगी कभी भी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का ना, तो जैसे सेक्टर के केस में हमारे पास सीधा फॉर्मूला था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला था। लेकिन सेगमेंट के केस में ऐसा सीधा फॉर्मूला नहीं है, आपको दो चीजें करनी पड़ जाएंगी हमेशा। एक तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और एक ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। वो चीज अभी मैं डायग्राम से शो करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी, यहाँ पे एक भी पॉइंट दे देते हैं सी, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है डी। तो मान लो कि हमको निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट को जब आप समझाना चाहते हो ना एक डायग्राम में कौन सा सेगमेंट है, तो आपको लिखना पड़ता है। और लिखते कैसे है एक्सप्रेशन? तो मान लो हमने बी से शुरुआत किया, तो बी, अब फिर सी पे चले गए, सी के बाद डी पे चले गए, तो बी सी डी लिखने के बाद ना दोबारा जहां से शुरू किए थे उस चीज को वापस लिख देना। दोबारा जहां से शुरू किए थे उस चीज को दोबारा लिख देना। तो उससे जब आप बी सी डी भी बोलोगे ना और डायग्राम सामने रहेगा, तो कोई भी बी सी डी बी बोल के डायग्राम को जिस तरीके से देखेगा तो वो समझ जाएगा कि बात हो रही है सेगमेंट। और टीचर तो बिल्कुल समझ जाएगा कि इसने सेगमेंट सही बताया है। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बीसीडीबी यहां पे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए बी। अब देखो ए बी सी डी ए, तो जब मैं ए बी सी डी ए बोल रहा हूं तो वो जब आप डायग्राम पे देखोगे तो डायग्राम पे देखकर क्या लग रहा है? वो है क्या? वो हमारा सेक्टर है। और वो सेक्टर मतलब कि कहने के लिए क्या आ जाएगा, तो इसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कितना एरिया आ जाएगा? तो वो यहां से ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा एरिया आ जाएगा। और इसी पूरे एरिया में जब हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें से अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें से अब हम माइनस कर रहे हैं। किस चीज को माइनस कर रहे हैं? तो अब हम इतना पार्ट को माइनस करना चाहते हैं। इतना पार्ट को जब हम माइनस करेंगे, पूरा वो येलो कलर जो किया हुआ था, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा सेगमेंट, ठीक है। अंशु एबीसीडी बोल सकते हो, बहुत जगह पे टीचर नंबर नहीं काटेगा, लेकिन जब आप एबीसीडी ए कर देते हो ना तो फिर वो गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो लिख देना, एक ही वर्ड लिखना पड़ेगा। और ओके, तो मैं फिर से बता रहा हूं,
यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बी सी, इस डायग्राम को ऐसे एक बार वापस से बना दे रहा हूं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ, बन गया गंदा सा सर्कल। ठीक है, ये हो गया ए बी सी एंड डी। मैं कह रहा हूं कि मुझे बी सी डी बी, डायग्राम को देखो, बी सी डी बी, इसका एरिया निकालना। और सेगमेंट, अब जैसे ये बात हुई तो सेगमेंट हो गए। सेगमेंट जब भी आएगा तो आपको देखना है कि उस सेगमेंट के करेस्पॉन्डिंग में सेक्टर कौन सा बन रहा है और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। उस सेगमेंट के करेस्पॉन्डिंग में सेक्टर कौन सा बन रहा है और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर हम पूरा सेक्टर की बात करें ना, ये देखो क्या लिखा है मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर एबीसीडीए। एरिया ऑफ सेक्टर एबीसीडीए की जब बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा इतना एरिया। ठीक है, उसमें आ जाएगा ये, यहां मतलब ये पूरा आ जाएगा। लेकिन हमको क्या पूरा चाहिए? नहीं, हमको सेक्टर तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए था सेगमेंट। तो अब मैं कह रहा हूं कि इस सेक्टर वाला एरिया में से अब आप ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करो। कौन सा ट्रायंगल? एबीडी ट्रायंगल। तो अब एबीडी ट्रायंगल मतलब कि इतना एरिया को हम माइनस करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो उस पूरे में से जब हम इतना एरिया को माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ जो रेड कलर से शेडेड वाला, तो जब भी आपको एक सेगमेंट का एरिया का बात किया जाएगा तो आप क्या करोगे? आप सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को हमेशा माइनस करोगे। उसके करेस्पॉन्डिंग में आप सेक्टर देखोगे, उसके करेस्पॉन्डिंग में आप ट्रायंगल देखोगे और सब्ट्रैक्शन करोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या किसी के कोई डाउट्स वगैरह है प्लीज बताइए जल्दी। आयुषी, इज इट क्लियर नाउ? सर एक बार और बता दीजिए। अभी तक क्या क्या चीजें पता चली ये बताओ पहले मेरे को। सर सेक्टर पता चला है और सेगमेंट। सेगमेंट में मैंने क्या बोला है अभी तक? सेगमेंट में सर आपने एरिया ऑफ सेक्टर बताया है और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेगमेंट में मैंने क्या बताया? सेगमेंट वही तो सर नहीं समझ में आया। सेगमेंट ये वाला तो सर समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये पहले वाला ही नहीं समझ में आ रहा है। ओके, ये देखो, इस डायग्राम को देखो पहले। इस डायग्राम में हमको ये जो ब्लू कलर से शेड किया है ना, हमको ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये जो ब्लू कलर से जो शेड किया हुआ है इस पार्ट को कहते हैं हम लोग सेगमेंट। ठीक है, और इसका अप्रोच क्या बताया गया है? तो इसका अप्रोच बताया गया है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो आपको कैलकुलेट करना होगा वो आप करोगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, तो इस सेगमेंट के करेस्पॉन्डिंग में सेक्टर देखना होगा आपको। सेक्टर तो बड़ा आसानी से पहचान जाओगे, इसका जो ये जो आर्क हो गया, तो इस आर्क के एंड पॉइंट को देखना, ए और बी। इस एंड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ, तो ज्वाइन कर दिया, रेडियाई हो गया, रेडियाई हो गया, ये आर्क है, तो ये आपका पूरा का पूरा, ये पूरा हमारा आ गया सेक्टर। तो अब इसी सेक्टर में से आप फिर माइनस क्या कर रहे हो? ये ट्रायंगल माइनस कर रहे हो। तो पूरा सेक्टर में से आप खुद सोचो कि इस पूरी चीज में से, इस तरीके की पूरी चीज में से आपने क्या किया? आपने इतना पार्ट
कहने के लिए आपने इतना पार्ट माइनस कर दिया। अगर हमने इतना पार्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ दिस पार्ट विल बी लेफ्ट, ठीक है, दिस पार्ट विल बी लेफ्ट, और वही पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे सेगमेंट। तो जब भी आपको एक सेगमेंट मिलेगा आप उसके करस्पॉन्डिंग का सेक्टर देखो, सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करो, वो ऑलरेडी बता चुके हैं, और उसमें से हाँ आप ट्रायंगल के एरिया को बस माइनस कर दो, ठीक है। क्लियर है क्या अभी? यस सर। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाया है, वही थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लगाई है और आर की वैल्यू यहाँ पे 4 लगाई है। अब उसके करस्पॉन्डिंग में मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए एंगल क्या लगा सकते थे आप, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 330 डिग्री। तो आपको करना था 330 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए 3.14 इंटू 4 इंटू 4। ओके, तो क्या कहते हैं, ये जैसे ये आपके सामने अब क्वेश्चन है, तो सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसने पहले सेक्टर कैलकुलेट कर लिया 120 वाला, और उस 120 वाला में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस किया। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना मेंसुरेशन में सीखे हुए हो क्लास 7, 8, 9 में, और इसी के ऊपर आपका ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। अब क्योंकि कल टेस्ट है तो मैं आपको ज्यादा इसमें से होमवर्क नहीं देने वाला, इसमें से मान लो आपको होमवर्क देते हैं, वहां पे 2 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे दे देते हैं 5-6 क्वेश्चंस। चलो इसके क्वेश्चंस तो वैसे मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, देख के 4-5 क्वेश्चंस यहाँ से इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ चलेगा, मैथ्स का क्लास आफ्टर द टेस्ट चलेगा, ठीक है। सो शिक्षा, अब आपका डाउट जो है वो देख लेते हैं। तो गाइज बाकी मेन आज का क्लास वैसे ओवर हो चुका है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज में से क्या क्या चीजें देखें आज की क्लास में, कि वही अपना एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, उसके ऊपर हमारा पहला एक्सरसाइज था। उस पहला एक्सरसाइज को डिस्कस किए, फिर 1-2 क्वेश्चंस किए 12.1 से, फिर मैंने आपको बोला कि रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.1 इज होमवर्क। फिर डिस्कस हुआ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, कैसे निकालोगे, सेगमेंट क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के तौर पे, और उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्लास इज ओवर, बस एक क्वेश्चन है शिक्षा का, उस क्वेश्चन को यहाँ पे डील करता हूँ और फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। तो शिक्षा देखिएगा, आपका क्वेश्चन था अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम, वैसे एक क्वेश्चन, एक काम करते हैं, मैं सबके मैसेज में भेज देता हूँ, आप सबके मैसेज में आप देख सकते हो। राघवेंद्र रूटीन में देखिए, आई थिंक आज आपकी और कोई क्लास वैसे है नहीं शायद, बट स्टिल कंफर्म करने के लिए एक बार रूटीन देखो। सर 5:30 से 6:45 दिखा रहा है, लेकिन सर कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है। सब्जेक्ट नहीं दिखा है, रेड कलर डाला हुआ है ना उधर, नहीं होगा क्लास, ठीक है। तो आपके पास टेस्ट के लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन का टाइम है, ऑनेस्टली टेस्ट के प्रिपरेशन करो। चलिए, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। शिक्षा, यहाँ पे ऑलरेडी हमको स्फीयर का रेडियस पता है, सॉरी हेमिस्फीयर का रेडियस पता है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 6। थोड़ा सा अगर शेप को अगर समझने की कोशिश करें तो ये आपका वो कर्व हो जाएगा और ऊपर होगा उसका सर्कल,
ठीक है, ऊपर होगा आपका उसका सर्कल। नहीं, अगेन इट्स गिवन टू एवरीवन। नाउ यहां पे, यहां से लेके कहने के लिए यहां तक, मतलब सेंटर से लेके हेमिस्फीयर के एकदम बेस तक, ये कितना हो जाएगा? दिस इज आवर रेडियस। ठीक है, दिस इज आवर रेडियस ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हम कुछ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं हम? मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम का हम स्फीयर कट करके बाहर निकालना चाहते हैं। तो इतना चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहां से हमें स्फीयर निकालना पड़ा तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा। ठीक है, जो स्फीयर निकालना पड़ा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। सो the sphere with maximum volume, the sphere with maximum volume will be having, जो इसके लिए रेडियस था ना हेमिस्फीयर के लिए, अब वो हमारा स्फीयर के लिए डायमीटर बन जाएगा। So the sphere with maximum volume will be having a diameter of 6 centimeters. ठीक है, diameter of 6 centimeters। क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको शिक्षा? बताओ। ओके, तो अब डायमीटर अगर उस स्फीयर का 6 है और हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/2, मतलब 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। अब इसी को मैं कह रहा था कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 × 4 36 हो जाएगा, तो 36 पाई हो जाएगा। अगर पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ना है तो 36 पाई हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। क्या है आंसर वैसे वहां पे? पाई के टर्म्स में है क्या? क्या आंसर पाई के टर्म्स में है वहां पे? ओके, फ्रैक्शन के टर्म पे या फिर डेसिमल्स है वहां पे? डेसिमल्स सर। ओके, तो यहाँ पे हम बस अगला स्टेप में क्या करेंगे? 36 × 3.14 कर लेना। ओके, 36 × 3.14 कर लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इट। मान लो कर लेते मल्टीप्लिकेशन वैसे। So 6 4 24 carry 2, 8 plus 12 20 carry 2, 18 20 23 carry 2, 9 2 11 carry 1। ओके, तो क्या आंसर है आपका? 113.04। यस सर। बस ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। फिर डन। यस सर। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। एक्सरसाइज थैंक यू सर। सेकेंड पार्ट से क्या सॉल्व करना है ये हम आपको बता देंगे। मतलब सेकेंड एक्सरसाइज से कौन से 4-5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ये मैं ग्रुप में बता दूंगा देखकर। तो यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ, मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। यू वेलकम निखिल, बाय।